के इस हिस्से में सियासी तजिया निगार अपनी राय देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक थर्ड ओपिनियन आपके सामने पेश करें। मेमल सरफराज पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से हाल ही में उनकी एंट्री हुई, लेकिन उनके तबसरे और तजिए बहुत सॉलिड होते हैं। बात करते हैं मेमल सरफराज से। वेलकम मेमल सरफराज। हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई नई हुकूमत बनती है तो वो हुकूमत संभालने के बाद कोशिश करती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इस्तेकाम आए, ताकि जो दीगर मामलात हैं सियासत के अलावा, जिनमें कारोबार है, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात है, यानी खारजा पॉलिसी है और बहुत सी बातें हैं, उन पर तवज्जो दी जा सके। क्या आपको ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत दुरुस्त ट्रैक पर काम कर रही है? नहीं, देखिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये बजाय इसके कि अपोजिशन को अपने साथ लेकर चले, हमें ये ऐसे लग रहा है कि ये चाहती है कि अपोजिशन रहे ही ना। अपोजिशन जो बार बार बात करती है कि हमें दीवार से लगा दिया, वो गलत नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ केसेस की बात नहीं है जी। केसेस तो चले पहले भी बनते रहते थे, लेकिन जिस तरीके से खैर अब बन रहे हैं और जिस तरह से वन साइडेड अरेस्ट हो रहे हैं, उससे लग ये रहा है कि एक नैब की और इस हुकूमत की आपस में गठजोड़ है। अभी आप देखिए, अरशद शरीफ साहब ने एक रिसेंटली स्टोरी की है कि जुल्फी बुखारी ने टीटी के थ्रू जो है वो पैसे जो थे इधर उधर किए। उसके ऊपर नैब के ऊपर दबाव है कि वो उनके खिलाफ अभी कार्रवाई ना करे, डीजी नैब रावलपिंडी गालिबन और जो चेयरमैन नैब है उनके ऊपर भी। तो इससे लगता तो यही है कि गवर्नमेंट जो है अपने लोग पकड़वाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस कहती है कि ऑपोजिशन के लोग पकड़े जाओ। और फिर उसके अलावा एक और चीज भी है, एक हमने ट्रेंड देखा है कि नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, उसके अंदर जो अपोजिशन के साथ बदतमीजी की जाती है हुकूमत की तरफ से। हालांकि हम हमेशा देखते थे कि हुकूमती बेंचेस जो है ना, वो सब अपोजिशन ये सब करती है हल्लड़बाजी, और गवर्नमेंट वाले थोड़ा बहुत जवाब देके फिर दे मूव ऑन, बिकॉज उनको होता है कि हमें साथ लेकर चलना है, एक तरह से कोई बिल्स पास करने होते हैं, लेजिस्लेशन होती है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। ये हुकूमत बिल्कुल किसी अपने ही ट्रैक पे है, ये चाहती है कि वन पार्टी रूल है। बहुत ही एक अजीबोगरीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। मेमल, एक लड़ाई तो वो है जो हमें हुकूमत में और अपोजिशन में नजर आ रही है, महाजराई, जिसमें सारा जोर इस बात पर है कि हुकूमत वक्त को लाया गया है, यानी जिसमें अपोजिशन सिलेक्टेड कहती है, और दूसरा तासुर ये है कि अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। या फिर एक और इंप्रेशन ये है कि साबिक हुक्मरान और अपोजिशन लूट मार करके मुल्क को बर्बाद कर गए हैं। क्या कहीं कोई दूसरी लड़ाई भी लड़ी जा रही है जो हमें नजर नहीं आ रही? कोई अंडर दी कारपेट कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स है। अब जो लाने की बात की जाती है, वो जाहिर बात है, हमें पता है किधर इशारा है, हम नहीं उसके ऊपर ज्यादा बात कर सकते, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि मीडिया के ऊपर सेंसरशिप का कौन सा दौर चल रहा है, तो हम उसके ऊपर कितनी बात कर सकते हैं। बट वो भी एक लड़ाई चल रही है बैक चैनल पे। उसी की देखिए बात ही होती है, जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इसके ऊपर एक्चुअली लोग यही सवाल करते हैं, आप एनआरओ दे भी नहीं सकते, एनआरओ तो किसी और ने देना है। तो एक वो चीज भी पीछे बैकडोर पे चल रही है। एक तरफ तो हुकूमत की अपनी लड़ाई तो है ही है, क्योंकि ये हुकूमत तो बिल्कुल ही एक इस उस पे आई थी ना कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, करप्शन के खिलाफ है, इसलिए वो तो ऑपोजिशन के साथ इस किस्म की चीज कर ही रही है। और आजकल तो उनके ऊपर इल्जाम भी बिल्कुल एक फैशिस्ट गवर्नमेंट होने का लग रहा है कि जिस तरह से वो ना सिर्फ ऑपोजिशन से डील कर रहे हैं, बल्कि वो मीडिया से जिस तरह डील कर रहे हैं और अपने जितने भी नाकदीन है उनके साथ वो जिस तरह से डील कर रहे हैं। तो दूसरी लड़ाई चल रही है। और वैसे दूसरी लड़ाई अक्सर चलती रहती है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर वो लड़ाई तो चलती रहती है। मियां नवाज शरीफ का भी आप दौर देख लें, उसके अंदर क्या हुआ था, धरना कैसे हुआ था, बहुत लोग जानते हैं। फिर और क्या मामलात हुए थे, डॉन लीक्स का इशू हुआ था, वो क्यों हुआ था। अब ये जज जुडिशरी के ऊपर जो चल रहा है, जज अरशद मलिक का, इसके अंदर भी हमें एक लड़ाई और एक प्रेशर जो कहा जाता है, हमें चीज नजर आती तो है, तो एक लड़ाई तो है। ठीक है। दूसरा जो पहलू है वो है गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस, यानी गवर्नेंस पर कई सवाल मौजूद है। कोई ऐसी पॉलिसी या प्लानिंग नजर नहीं आती जिससे मुल्क आगे चल सके। तो इन हालात में जब हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई ऐसी पिक्चर नजर नहीं आती जिसमें कोई बहुत अच्छी खबरें हो, तो मुल्क का और आवाम का फ्यूचर आप क्या देखती है कि क्या फ्यूचर हो सकता है इस मुल्क का या आवाम का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एज अ पाकिस्तानी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमारा तो बड़ा दिल करता है कि पाकिस्तान तरक्की करे।
हमारी तो बड़ी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे। टैक्सेस के ऊपर मैं कहूँ तो मैं हुकूमत के साथ हूँ कि वो जो पॉलिसी उनकी है कि टैक्स नेट बढ़ाना है, वो जो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ वो लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि नहीं। मईशत पे इनसे देर हुई, थोड़ा सा एक विजनलेस से इनका ट्रैक था। शुरू में ही IMF के पास चले जाते तो आज जिस तरह डॉलर फ्री फॉल में है वो ना होता, काफ़ी और मसाइल हमारे हल हो जाते। लेकिन इन्होंने पॉपुलिज्म की वजह से, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से कहा हुआ था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लोन नहीं लेंगे, फिर दोस्त ममालिक से भी कर्जे लिए, फिर IMF से भी कर्जा लिया, तो ये एक इनका मसला है कि ये थोड़े से विजनलेस और डायरेक्शनलेस लगते हैं। मेरी दुआ बहुत है कि ये कुछ अच्छा काम कर जाएं और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और उसकी वजह ये है कि जो आप देखिए कि जो बिल आ रहे हैं, अवाम जिस तरह से लोगों से आप अगर बात करें, आप सड़क पे चलते हुए लोगों से बात करें, मजदूरों से बात करें, आप बिल्कुल गरीब तबके से अगर बात करें, मिडिल क्लास तो अलहदा बात है, आप लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से बात करें, वो तो उन बेचारों की तो चीखें निकल आई हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं अब तो रही, वो इतनी महंगी हो गई है। तो ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, किस तरीके से कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये जो पॉवर्टी ट्रैप है, कोई अगर ये खाना एक फूड इनसिक्योरिटी का भी मसला हो रहा है, किल्लत की तरफ भी हम जा रहे हैं। स्टेट बैंक की अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है, ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है इस चीज के ऊपर। तो अगर ये इस तरह चलता रहा तो फिर तो देखिए बहुत ही डायरेक्शन खौफनाक हो जाएगी और केओस होगा पूरे मुल्क के अंदर। तो आई होप कि ये किसी तरीके से इस चीज को संभाल पाए। जो 2 बड़ी सियासी जमातों के लीडरान अंदर हैं, जिनमें PMLN के लीडर अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब अंदर है, इन 2 जमातों का आप कोई फ्यूचर देखती है मुस्तकबिल की सियासत के अंदर कि ये दोनों जमातें मुस्तकबिल में कोई अच्छा बड़ा देखिए, जो लोग ये समझते हैं ना, और ये हुकूमत खास तौर पे जो ये समझती है कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजूद खत्म कर देंगे, वो नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को इन लोगों ने जब जेल में भेजा था तो यही समझा था कि अगर -1 यानी कि बात करते थे ना कि मियाँ साहब जो जेल चले जाएंगे तो नून लीग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने इलेक्शन के रिजल्ट देखे, और हम लोग तो यही बात करते हैं कि इलेक्शन प्रॉपरली फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अगर फ्री एंड फेयर होते तो पंजाब में नून लीग इससे कदरन ज्यादा सीटें लेती और शायद उन्हीं की हुकूमत बनती। तो पार्टीज तो ये खत्म कर नहीं सके। अच्छा, पीपल्स पार्टी को भी कब से राइट ऑफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि खाली सिंध की जमात रहेगी है, कुछ और नहीं। लेकिन फिर भी देखिए कि वो नेशनल असेंबली में बहुत ज्यादा सीटें, बल्कि पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें लेकर आई है, और सिंध में उनकी फिर हुकूमत बनी है। ये तो कहते थे ना इस बार भी सिंध में हुकूमत नहीं बनेगी, गवर्नेंस नहीं है उनकी। ये 2 जमातें पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है, यानी कि इनका एक बहुत लंबा स्ट्रगल भी है। आप उनकी सियासत से एग्री करें ना करें, हम लोगों के अपने घर के अपने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं पार्टी से, वो एक अलहदा बात है। लेकिन अवाम में दोनों पार्टी की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मैं ये देखती हूँ कि जो अगले इलेक्शन आएंगे वो PTI को बहुत टफ टाइम देगी। आप देख सकेंगे कि किस किस्म का वहां पे जो है, यानी कि अगर ये PTI ये समझती है कि हम लोग जो है बिल्कुल जीत के आ जाएंगे या स्वीप कर लेंगे अगले इलेक्शंस, तो मेरे ख्याल में कि ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा भी मुमकिन नहीं। ठीक है, अब एक सवाल जो है वो सोशल हवाले से मैं कर लूँ, सोसाइटी के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि पहले जो ताकत के बड़े बड़े शोबे थे, जिनमें हमने मीडिया को देखा बहुत ताकत थी, वकला देखे बहुत ताकतवर थे, अब हमें बहुत हद तक डिवीजन नजर आती है। मीडिया भी सनब हुआ है, सेंसरशिप है, वकला भी नहीं बोल रहे, तो एक किस्म की डिवीजन नजर आती है। इसी तरह सोसाइटी में हम देखें तो बहुत एक बड़ी तकसीम नजर आती है। तो क्या ये कोई इर्तिकाई अमल है, कोई ट्रांजेक्शन है, या कोई मरबूत प्लानिंग है? ये जानना है हमें कि सोसाइटी के अंदर ये जो डिवीजन है ये क्यों है, इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, जो लॉयर्स है ना, लॉयर्स में तो हमेशा 2 ग्रुप थे। एक आसमा जहांगीर ग्रुप था, एक हामिद खान का ग्रुप था, जो कि एक आइडियोलॉजिकली भी जरा फर्क थे। आप अगर बाहर के इलेक्शंस फॉलो करते हो तो लॉयर्स के अंदर हमेशा तकसीम थी। लॉयर्स अगर इकट्ठे हुए थे, ये सारे ग्रुप्स, तो वो एक हुए थे। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान हमने देखा था कि वो मोस्टली सारे इकट्ठे, बहुत एक छोटा सा ग्रुप था जो लॉयर्स मूवमेंट में अलहदा था। और अभी हमने रिसेंटली इवन ये फायज ईसा के ऊपर भी, हमने जस्टिस फायज ईसा साहब के ऊपर भी देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर दोनों ग्रुप्स ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया। तकसीम करने की कोशिश तो हमेशा से होती रही, और क्योंकि सियासी भी वो धड़े हैं 2, तो वो भी एक बात है, लॉयर्स के अंदर है। लेकिन मीडिया की देखिए, मीडिया की एक बड़ी खौफनाक चीज शुरू हुई थी 2014 में, जब हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ था।
तो एक्चुअली उससे पहले भी बिल्कुल मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट के होते हैं, जाहिर बात है हर एक के अपने अपने बायसेस भी होते हैं, अपनी अपनी वो भी चैनल्स का भी होता है। बट हमने देखा कि जब हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ तो मीडिया इंडस्ट्री में ऐसी फूट पड़ी और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि क्योंकि जियो जो है वो एक नंबर 1 चैनल है तो उसका बिजनेस शायद अब हमें आ जाएगा, रेटिंग के मामला थे, क्योंकि देखिए मीडिया इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे तो बिजनेस है। तो जो ओनर्स हैं चैनल के मालिकान, उन्होंने एक तरह से पॉलिसी ऐसी बना ली कि जो जर्नलिस्ट ना चाहते हुए भी रोजी रोटी के लिए जिन चैनल से वो वाबस्ता थे या जिन ग्रुप्स के साथ, उन्होंने वो एक साइड ली। तो मीडिया की तकसीम असल में बहुत गहरी तकसीम हमें उस वक्त नजर आई और उस वक्त से लेकर अब तक हमारी कमजोरी है। जब मीडिया इकट्ठा नहीं होता तो फिर जाहिर बात है डिवाइड एंड रूल वाली एक पॉलिसी ब्रिटिश ने भी की थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये तो चलता है। इसका नुकसान सबसे ज्यादा मीडिया, सिविल सोसाइटी और लॉयर्स को ही होगा, खासतौर पर मीडिया को। देखिए जो सेंसरशिप हम आज फेस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सेंसरशिप हमने पिछले 70 सालों में इतनी बुरी सेंसरशिप कभी फेस की हो। और क्योंकि मीडिया डिवाइडेड है, इकट्ठे होकर बात नहीं करते, तो जो हुक्मरान होते हैं या दूसरे होते हैं वो हमारा इस चीज का डिविजन का फायदा उठाते हैं। तो ये तो हमारी जमहूरियत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेमल सरफराज हमारे साथ मौजूद थी और अपना व्यू पॉइंट दे रही थी। मुख्तलिफ सवाल जो मेरे और आपके जहनों में थे वो हमने उनसे पूछे। उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी की इंडिपेंडेंट वॉइस है जिसके हवाले से भी हमने आपको उनकी बात सुनाई, उनका व्यू पॉइंट दिया, उनका तजिया दिया।